नमस्कार साथियों, माय नेम इज़ आकाश ठाकुर। बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। ये टॉपिक 11th कॉमर्स का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और आगे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशन में ये आपके काम आएगा जहाँ पर भी कॉमर्स बैकग्राउंड नीडेड होगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस को आगे समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो कि होती है गैप, GAAP, जिसे कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? देखिए, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली हमें जब अकाउंटिंग करनी है तो एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है। ठीक है, एक दूसरे से चीज़ें खरीदते बेचते हैं और हर जगह पर जहाँ भी ये काम किया जाता है वहाँ पर उस चीज़ का लेखा जोखा रखा जाता है, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब अगर ऐसा हो कि इंडिया में अकाउंटिंग करने के नियम कुछ अलग हैं, यूएसए में अकाउंटिंग करने के नियम कुछ अलग हैं, रशिया में अकाउंटिंग करने के नियम कुछ अलग है, सिंगापुर में अलग है, तो ये चीज़ें ग्लोबल ट्रेड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए यूएसए ने सबसे पहले ये गैप को इंट्रोड्यूस किया था और उसे ऑप्ट किया था। इसके बेस पर या फिर इसके द्वारा क्या हुआ, ये कॉमन रूल्स थे या फिर कॉमन नियम थे जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड थे कि हाँ भाई, सारे देश जो भी हैं, कंट्रीज जितने भी हैं, वो सब इन रूल्स इन नियमों के बेस पर अपनी अकाउंटिंग करें। इससे क्या होगा कि अकाउंटिंग में पूरे वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी। ठीक है, कहीं पर कुछ भी मिसमैच टाइप की कंडीशन वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। एक कॉमन ग्राउंड बनाने के लिए गैप को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हमारा जो थंबनेल था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की बात करते हैं जो कि हमारे पास 9 हैं। हमारे पास 9 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं। पहले हम एक बार नाम देख लेते हैं इनके। पहला बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सेकंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, थर्ड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, फोर्थ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, फिफ्थ कॉस्ट कंसेप्ट, इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं, सिक्स ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, सेवेंथ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या फिर इसे रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कह देते हैं और इसे ही अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी कह देते हैं। हम आगे पढ़ेंगे तब आएगा आपके सामने। एट्थ मैचिंग कॉन्सेप्ट और नाइन्थ वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब इन्हें एक एक कर हम लोग रीड करते हैं। सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। पहले मैं आपको सीधे सरल शब्दों में समझाना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी बिजनेस होता है उसे उसके ओनर से अलग रखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने आज कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 1 लाख रुपए लगाकर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया। अब क्योंकि आपने उस बिजनेस में पैसा लगाया है, आप उस बिजनेस के ओनर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को बिजनेस की जगह रख लो। बिजनेस का एग्जिस्टेंस अलग माना जाता है और जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है यानी ओनर, उसे उस बिजनेस से अलग रखा जाता है। इसी कारण क्या होता है कि जब ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसे कैपिटल कहा जाता है और उस पर उस ओनर को इंटरेस्ट या फिर जो प्रॉफिट का पार्ट है वो दिया जाता है। इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसे बिजनेस से अलग रखा जाता है। वो अगर बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज भी किया जाता है। ठीक है, अगर हम बिजनेस और ओनर को सेम माने, एक ही माने, तो फिर क्यों हम उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे और क्यों पैसा निकालने पर हम उससे इंटरेस्ट लेंगे? इसके पीछे यही कारण है कि बिजनेस को अलग माना जाता है, एक आर्टिफिशियल बॉडी माना जाता है बिजनेस को। इसीलिए उसका नाम भी रखा जाता है एक्स कंपनी, वाई कंपनी, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड या जो भी हो। और बिजनेसमैन जो है, ओनर जो है, उसे अलग रखा जाता है। अगर हम इसे लैंग्वेज में समझें तो लैंग्वेज में ये लिखा है अंडर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अ बिजनेस होल्ड्स सेपरेट एंटिटी, बिजनेस की सेपरेट एंटिटी है एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, उसके ओनर्स जो हैं उनसे अलग है। द एंटिटी व्यू होल्ड्स द बिजनेस एंटरप्राइज
to be an institution in its own right, separate and distinct from the parties who furnish the funds। वही सेम बात है कि जो पार्टीज फंड देती हैं बिजनेस को, उन्हें अलग रखा जाता है और बिजनेस को अलग रखा जाता है। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द ओनर आर केप्ट सेपरेट। सीधी सी बात है कि जब बिजनेसमैन को अलग रखा जा रहा है बिजनेस से, तो उसके जो पर्सनल एक्सपेंस है, वो अपने घर के लिए कुछ खरीद रहा है, वो अपनी वाइफ के लिए कुछ खरीद रहा है, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद रहा है, खुद पर कुछ खर्चा कर रहा है, उन्हें बिजनेस में नहीं लिखा जाता है। सीधा सा कारण क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा अगला कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जब तक किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे, जब तक कि वो हमें मनी में मेजर नहीं कर पाए हम उसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि आपने 10 बुक्स खरीदी बिजनेस के लिए, आपने 10 बुक्स खरीदी हैं बिजनेस के लिए, लेकिन जब रिकॉर्ड करने की बात आएगी तो आप इन 10 बुक्स को इस तरीके से अकाउंटिंग जो हमारे जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसमें सीधे इनको एंटर नहीं करा सकते हो कि भाई मैंने 10 बुक्स परचेज करी हैं तो लिख दो 10 बुक्स। नहीं, हमें पहले इनकी मनी पता करना पड़ेगा कि हमने कितने रुपए का इसके ऊपर खर्चा किया है। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का इनके ऊपर खर्चा किया था। अब इन 1000 रुपीज़ को आप लिखोगे, हमारी अकाउंटिंग बुक्स में ये 10 बुक्स की एंट्री ना होकर इन 1000 रुपीज़ की एंट्री की जाएगी। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सीधा सा कारण है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि सर ये जो बुक्स खरीद रहे हैं, मान लो बुक्स की जगह फर्नीचर भी होगा तो इनको तो हम लिखते हैं ना कि हमारे पास इतना फर्नीचर है, इतनी बुक्स हैं, बिल्कुल लिखते हैं। लेकिन वो एक अलग से रजिस्टर बनाया जाता है केवल इस चीज़ के लिए कि जब हम फिजिकल उनका वेरिफिकेशन करें तो हमें पता चलता रहे कि बुक्स हमने 10 खरीदी थी, कहीं एक आध गायब तो नहीं हो गई है, कोई कहीं चोरी तो नहीं हो गई है किसी चीज़ की। केवल इस पर्पज़ से हम रिकॉर्ड रखते हैं। बाकी जो अकाउंटिंग के स्टेटमेंट्स हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वहाँ पर केवल हम उस फिजिकल ऑब्जेक्टिव का केवल हम अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 10 बुक्स का हम 1000 रुपीज़ की एंट्री करेंगे। और इसके पीछे क्या कारण है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब अगर हम इसकी लैंग्वेज पढ़ें तो ये लिखा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट स्टेट दैट a business should only record an accounting transaction if it can be expressed in terms of money। सेम वही जो हमने अभी समझा कि हम तब तक एंट्री नहीं कर सकते हैं जब तक वो ट्रांजैक्शन जो हुआ है, 10 बुक्स हमने खरीदी हैं, उसे हम मनी में मेजर नहीं कर पाए। मनी में मेजर कर लिया तो फिर उसकी एंट्री हो जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे 5 टेबल खरीदी हैं, 6 चेयर खरीदी है हमने, तो ये आर नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंशियल पर्पस। ठीक है, फाइनेंशियल पर्पस से ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 5 टेबल खरीदी, 6 चेयर खरीदी, 5 टेबल कितने की खरीदी वो अमाउंट पता पड़ जाएगा, फिर हम एंट्री करेंगे। 6 चेयर कितने की खरीदी वो अमाउंट पता पड़ जाएगा, फिर हम एंट्री करेंगे। तो ये होता है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। थर्ड होता है हमारा कॉन्सेप्ट जो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका जो बिजनेस है, वो बिजनेस कुछ ही समय में बंद होने वाला नहीं है। अगर आपने आज बिजनेस खोला है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसे एक लंबे समय तक चलाओगे। और यही बात कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि आपका जो बिजनेस है उसकी लाइफ लॉन्ग टर्म चलने वाली है, वो आने वाले कुछ ही समय में वो बंद होने वाला नहीं है। ये कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अगर इसको हम लैंग्वेज में पढ़ें तो लैंग्वेज में दिया हुआ है द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न assumes that business will continue its operation for a long period of time and will not be sold or liquidated in the near future। सेम बात वही है कि जो ये कंसेप्ट है ये अज्यूम करता है कि जो बिजनेस है वो चलता रहेगा, अपने ऑपरेशन करता रहेगा वो लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, लंबे समय तक वो अपने जो भी उसका काम है वो करता रहेगा, और नियर फ्यूचर में यानी आगे कुछ ही समय में वो ना तो उसको बेच दिया जाएगा, ना ही उसको उसका समापन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डिवीजन ऑफ एसेट्स इनटू करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स, ये किसके कारण होता है? ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के ही कारण होता है। क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है
कि हम इसी साल में या फिर कुछ ही समय में बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, ये लंबा चलता रहेगा। और उसी आधार पर हम लोग क्या करते हैं, असेट्स खरीदते हैं। तो हम देखते हैं कि अच्छा ये असेट्स हमारी एक साल के अंदर अंदर काम में आ जाएगी, तो ये हो गया चलो करंट असेट्स, इसे हम तुरंत कैश में चेंज करवा सकते हैं, ये हो गया करंट असेट्स। फिक्स असेट्स कैसे हम डिफाइन करते हैं, हम देखते हैं कि नहीं ये तो एक से ज़्यादा साल, ये और ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चलेगी हमारी। जैसे मशीन खरीदी, तो हम सोचते हैं ना कि मशीन अब आ गई हमारे बिजनेस में, अब तो ये लंबी चलेगी, तो उसे हम फिक्स्ड एसेट्स कह देते हैं। तो ये लंबी चलना और कुछ समय में ये कैश में कन्वर्ट हो जाना, ये सब करंट और फिक्स्ड एसेट्स का क्लासिफिकेशन है। और ये किस आधार पर किया जाता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के आधार पर। ठीक है, हम जब मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है, जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है ऑन कोई भी एसेट्स, वो भी हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेस पर ही लगाते हैं कि हमारी जो ये मशीन है या फिर हमारी जो एसेट्स हैं वो आगे लंबे समय तक काम में आएगी, और हर साल हम इसको इतना इतना अमाउंट इसका कम करते जा रहे हैं, इसकी वैल्यू कम करते जा रहे हैं, जो कि डेप्रिसिएशन होता है। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखिए, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो उसे एक फिक्स टाइम को ध्यान में रखकर रिकॉर्ड करिए। जैसे कि जनरली हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड चलता है वो 12 महीनों का चलता है, और जो वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और जैसे इस साल का 1 अप्रैल, और यहाँ से स्टार्ट होकर वो चलेगा अगली साल के 31 मार्च तक। तो 12 महीने हो जाते हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर अगले साल के 31 मार्च तक 12 महीने पूरे हो जाते हैं। टैक्सेशन का पर्पस हो या नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड हो, वो सब जगह पर 1 अप्रैल से 31 मार्च ही रहता है। हाल ही में आरबीआई का जो अकाउंटिंग पीरियड था वो जून से या ऐसा ही कुछ स्टार्ट होता था, लेकिन अब वो भी 1 अप्रैल से ही चालू होगा। तो कुल मिला के बात क्या है कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि आप जो भी आपके ट्रांजैक्शन वगैरह का रिकॉर्ड कर रहे हो उसे एक अकाउंटिंग पीरियड को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड करिए, और वो अकाउंटिंग पीरियड 12 महीनों का हमारा सेट हुआ है। हो सकता है कुछ जगह पर जनवरी से दिसंबर हो, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो चलता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही चलता है। अब जैसे 1 अप्रैल से हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चालू किया, जब 31 मार्च आ जाएगी अगले साल की, तो हम पूरी साल का खाका देखेंगे कि हमने क्या किया पूरे साल में, कितना हमने माल बेचा, कितना हमको टोटल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इस तरह की चीज़ें एनालिसिस फिर की जाती हैं, और इसीलिए हम एक पीरियड ले लेते हैं जो कि अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है, और वो हमारा 12 महीनों का होता है। अब इसकी जब थ्योरी की बात करते हैं अपन, तो ये कह रहा है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस के सभी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल टाइम पीरियड्स। जितने भी ट्रांजेक्शन है वो इक्वल टाइम पीरियड में डिवाइड होने चाहिए। वो इक्वल टाइम पीरियड हमने अभी अभी पढ़ा है क्या है, 12 महीने, विच आर रेफर टू एज अकाउंटिंग पीरियड। तो वो 12 महीने का जो पीरियड है वो हर बार 12 महीने का ही चलेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, फिर 31 मार्च के बाद जो 1 अप्रैल आएगी वहां से नया अकाउंटिंग पीरियड चालू हो जाएगा। वो कब एंड होगा, अगली साल के 31 मार्च को। फिर उसके अगले दिन 1 अप्रैल आ जाएगी, फिर वहां से नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, उसके अगले 31 मार्च को। इसी तरीके से आगे फर्दर चलता जाएगा। जनरली अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसीलिए आपने बैंक वगैरह में या फिर कहीं भी जिसने थोड़ा बहुत सुना हो जहाँ पर अकाउंटिंग होती है, तो वो कहते हैं 31 मार्च को क्लोजिंग है। क्लोजिंग का मतलब क्या है कि उस साल के उस अकाउंटिंग पीरियड के जो भी उस अकाउंटिंग पीरियड की क्लोजिंग है 31 मार्च को। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी आप कोई चीज़ को परचेज कर रहे हो, जब भी आप किसी चीज़ को परचेज कर रहे हो, तो आप अपनी बुक्स में, अकाउंटिंग बुक्स में जो एंट्री करोगे वो उसकी कॉस्ट पर करोगे। ठीक है, आप उसकी कॉस्ट पर एंट्री करोगे। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी। आपने अब 10,000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, तो आप अपनी बुक्स में कितने रुपए से एंट्री करोगे, 10,000 रुपीज़। आपने कोई मशीन खरीदी 10,000 रुपये की, उसकी कॉस्ट थी 10,000 ही, हाँ सॉरी 10,000 की मशीन खरीदी, तो उसकी आप एंट्री कब करोगे, कितने रुपए से करोगे, 10,000 रुपये से करोगे। ठीक है, इसको एक थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 की तो मशीन खरीदी थी, प्लस उसको लाने में, आपके जो भी फैक्ट्री है वहाँ तक लाने में, और आपने फिर इंजीनियर बुलवाया होगा कि भाई इस मशीन को फिक्स करो, उस पर मान लीजिए 5,000 रुपये और एक्सपेंस हो गए। तो अब आप जो एंट्री करोगे वो 15,000 रुपये से करोगे।
क्योंकि एक तरीके से जो आपकी लगाने की कॉस्ट हुई है मशीन, वो कितने, केवल 10,000 तो ही नहीं, 10,000 तो नेट जो हमने खरीदी है उसी का अमाउंट है, 5,000 और उस पर खर्चा हो गया, यानी कि ये 10 प्लस 5 15,000 रुपये से हम लोग एंट्री करेंगे। इसे कहा जाता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब इसको लैंग्वेज में समझ लें। Cost concept requires that all the assets must be recorded in the books of accounts at the price at which they were bought। जिस प्राइस पर वो खरीदी गई थी उसी पर उनकी एंट्री करी जाएगी। Which involve cost incurred for transportation, installation and acquisition। जैसे यहाँ acquisition की कॉस्ट 10,000 थी, हमने 10,000 में खरीदा था, ट्रांसपोर्ट करा था, उसको इंस्टॉल करवाया था इंजीनियर से बोल के, उसके 5,000 रुपये लग गए थे। तो ये सब जोड़कर हम जब उस मशीन की एंट्री करेंगे तो वो कितने रुपए पर खरीद करेंगे, 15,000 रुपये पर। अब बात आती है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की। ठीक है, देखिए आपको सबको मैं ये मान रहा हूँ कि पता ही होगा कि हमारा जो अभी अकाउंटिंग हम करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर कर करते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि कोई भी अगर एक ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन होगा तो उसके दो इफेक्ट पड़ेंगे। एक ट्रांजैक्शन होने पर दो इफेक्ट पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा है, आपने फर्नीचर खरीदा है 100 रुपये का, तो इसके लिए आपके बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन हुआ कि आपने फर्नीचर के लिए 100 रुपये दिए और फर्नीचर आपके पास आया। यानी अगर हम बात करें इस एक ट्रांजैक्शन से हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हुए। पहला तो हो गया फर्नीचर, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा कैश। फर्नीचर आया है आपके पास में और कैश आपके पास से 100 रुपये गया है। तो बस ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपका यही कहता है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा वो दो डिफरेंट अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा और आपको जो एंट्री करनी है वो दो डिफरेंट अकाउंट्स पर करनी होगी। तो हमने अभी अभी किया, फर्नीचर 100 रुपये का खरीदा तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो फर्नीचर आया है आपके पास फर्नीचर 100 रुपये का, और साथ ही आपके पास कैश गया है 100 रुपये से। ये होता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं एक बार। द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स रिकॉर्डेशन इन टू डिफरेंट अकाउंट। वही बात कह रहा है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उसे हमें दो डिफरेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो वो दो डिफरेंट अकाउंट अभी हमने एग्जांपल से समझे हैं। पहला हो जाएगा फर्नीचर, दूसरा हो जाएगा कैश। बस ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट यही कहता है। इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट आता है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, या जिसे हम कह सकते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को कब अपनी बुक में एंटर्ड करोगे। आप किसी भी ट्रांजैक्शन को उस समय अपनी बुक में एंटर करोगे जब उससे रिलेटेड रेवेन्यू अर्न हो जाए। अब अर्न हो जाए का क्या मतलब है, देखिए इसे हम एक सीधे से एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है कि राम ने एक ऑर्डर प्लेस किया है जो कि 20,000 रुपये का था। एक बिजनेस है उसमें राम ने बोला कि भाई मुझे 20,000 रुपये का गुड्स खरीदना है। ये इसने बोला है अप्रैल में, लेकिन उसने खरीदा कब है, नवंबर में। अब इसके बाद कंडीशन इसमें दी नहीं है, आप ये मान लीजिए कि राम ने फिर खरीदा है तो उसने पेमेंट भी किया होगा। तो नवंबर में अगर खरीदा है तो मान लीजिए जनवरी में उसने इसका 20,000 रुपये का पेमेंट किया। तीन कंडीशन आ गई हमारे पास कि ऑर्डर उसने दिया है अप्रैल में, 20,000 रुपये में मैं गुड्स बाय करूँगा ऐसा राम ने ऑर्डर दिया, लेकिन कब परचेज किया, नवंबर में। उसने कैश कब दिया, जनवरी में 20,000। तीन अपने पास डेट्स आ गई। तो इन तीनों में से हम कौन सी डेट को पकड़ें, हम अप्रैल वाली डेट को पकड़ें, हम नवंबर वाली को पकड़ें, या जनवरी वाली को पकड़ें कि भाई ये जो खरीदने का हुआ है, जैसे मान लो बिजनेस जो है वो राम का है, सॉरी शाम का है, तो अगर राम ने ऑर्डर प्लेस किया तो शाम अपनी बुक्स में एंट्री कब करेगा, राम ने जब ऑर्डर के लिए कहा था तब करेगा, या फिर नवंबर में जब गुड्स उसको हमने डिलीवर किया, जब उसने वास्तव में परचेस किया तब हम एंट्री करेंगे, या फिर जब वो जनवरी में पैसे दे रहा है हम तब एंट्री करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा सेंस लगाइए कि कौन सा ऐसा स्टेप था या फिर कौन सी ऐसी डेट थी जब हम
लायबल हो गए थे पैसा मांगने के लिए। ठीक है, जैसे श्याम का बिजनेस है तो श्याम ने अप्रैल में केवल उससे कहा गया था कि भाई मैं 20,000 रुपये का गुड्स परचेज करूंगा, उस समय तक करा तो नहीं था। यानी अप्रैल में श्याम जो है वो लायबल नहीं हुआ था राम से पैसे मांगने के लिए। अब जब हम नवंबर में आए तो श्याम ने राम को गुड्स बेच दिया। उस समय पर एक जो लाइबिलिटी थी वो क्रिएट हो गई कि भाई अब तो मैंने गुड्स बेच दिया, अब मुझे पैसे राम से लेने हैं। यानी नवंबर का महीना ऐसा था जहां पर कि हमने रेवेन्यू को अर्न किया। एक्टिविटी जैसे ही हुई, जैसे ही हमने उसको गुड्स बेचा, उसके पास भेज दिया, वैसे ही वो अर्न हो गया कि हाँ अब इससे हमको पैसे आने हैं, वो हमें मिलेंगे। तो एट दिस मोमेंट, इसी मोमेंट पर हम अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे कि आज की तारीख को हमने गुड्स बेच दिया है और हमारा रेवेन्यू अर्न हो गया है। अब वो रिसीव्ड हुआ है कब जाकर, जनवरी में, वो बात की बात है, वो केवल हम कैश रिसीव्ड होने की एंट्री करेंगे। लेकिन जो ऑर्डर है वो हम एंटर कब करेंगे, जब हमने गुड्स को डिलीवर कर दिया। तो यही बात को समझाता है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन अपनी बुक में उस समय पर एंटर करना है जब उससे रिलेटेड रेवेन्यू अर्न हो जाए। अगर लैंग्वेज की बात करें तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट कह लो, एक ही बात है, स्टेट्स दैट वन शुड ओनली रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन इट हैज बीन अर्न। केवल रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड करो जब वो अर्न हो जाए, नॉट व्हेन द रिलेटेड कैश इज कलेक्टेड। तब नहीं जब वो रिसीव्ड हो, तब एंटर करो जब वो अर्न हो जाए, जो कि हमने एक एग्जांपल से भली भांति समझ लिया है। इसके बाद आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि आपने जो एक अकाउंटिंग पीरियड की बात करते हैं, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अकाउंटिंग पीरियड होता है हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक नॉर्मली। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि that expenses that are incurred in an accounting period should be matching with the revenue earned during that period। आप मान लीजिए कि 1 अप्रैल को जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ तो हमने 10,000 रुपये का कोई आइटम खरीदा, 10,000 रुपये के 10 आइटम खरीदे। ठीक है, इक्वल इक्वल अमाउंट है, यानी एक आइटम था 1,000 रुपये का, तो 10 आइटम हो गए 10,000 रुपये के। अब हमने जब साल एंड हुआ 31 मार्च, तो हमको पता पड़ा कि हमने 5 आइटम बेच दिए हैं 6,000 रुपये में। हमने खरीदे थे 10 आइटम 10,000 रुपये में और हमने बेच दिए हैं 5 आइटम 6,000 रुपये में। तो क्या यहाँ पर ये बोलना सही होगा कि हमको लॉस हुआ है कि भाई हमने 10,000 रुपये में खरीदे थे और 6,000 में बेच दिए, तो क्या इसे हम लॉस कहेंगे? नहीं, हमने 10,000 रुपये में खरीदे थे 10 आइटम, तो हमने 5 आइटम कितने में खरीदे होंगे? 5 आइटम हमने खरीदे होंगे 5,000 में, और उन्हीं 5 आइटम को हमने बेचा कितने में? 6,000 रुपये में, यानी 1,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। तो मैचिंग कंसेप्ट यही कहता है कि भाई आपने खरीदे थे 10 लेकिन आपने बेचे कितने हैं? 5, तो 5 से आपको रेवेन्यू अर्न हुआ है। तो उन 5 आइटम्स का रेवेन्यू और उन 5 आइटम पर किया गया एक्सपेंस, अब इनको मैच करो, तब जाके आपको पता पड़ेगा प्रॉफिट। तो जो ये प्रॉफिट निकालने की प्रोसेस है, ये प्रॉफिट कैसे निकला? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये निकला है हमारे मैचिंग कॉन्सेप्ट से कि हमने बेचे कितने हैं? 5, 5 का ही रेवेन्यू हमें अर्न हुआ है, तो उन 5 से रिलेटेड ही हम एक्सपेंस देखेंगे, जिसके कारण उन 5 का ही प्रॉफिट हमें पता पड़ जाएगा। इतनी सी बात कहता है मैचिंग कंसेप्ट। इसके एग्जांपल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम। इनको वैसे ज़्यादा डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है हमारा वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है। ये कहता है कि जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज करी जा रही हैं हमारे खातों में, हमारे अकाउंट्स में जो भी चीज़ एंट्री करी जा रही है वो बायस नहीं होनी चाहिए। बायस का मतलब क्या होता है? जहाँ पर पक्षपात वाली बात आ जाती है। ठीक है, पक्षपात वाली बात नहीं आनी चाहिए। जो चीज़ जैसी है उसे वैसे के वैसे ही हमारे रिकॉर्ड्स में एंटर किया जाना चाहिए, और साथ ही जो भी चीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके पीछे हमारे पास कोई ना कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। जैसे कि आपने सेल करी, तो आपने सेल करी हो 10,000 रुपये की,
लेकिन आपको कुछ कारणों से अपना फ़ायदा कराना था तो आपने वो बिजनेस में दिखा दी 10,500 रुपये की। ऐसा नहीं हो सकता है। 10,000 रुपये की सेल हुई है तो आप 10,000 रुपये की सेल ही दिखाओगे, और उसके पीछे हो सकता है आपने कैश में सेल करी हो तो कैश मेमो होगा आपके पास में, या फिर इनवॉइस हो सकता है, वो आपको अपने बिजनेस में लगा कर रखने पड़ेंगे। ये बात कहता है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अगर हम इसको लैंग्वेज में पढ़ें तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी वेरीफाइबल एंड शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। पर्सनल बायस से वो फ्री होनी चाहिए। ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स शुड बी एविडेंसेस एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट। जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सबूतों और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पीछे लगे हुए होने चाहिए, जैसे कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, चेक्स वगैरह हो गए। बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास हमारे 9 जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स थे वो हमारे यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अब इसके अलावा 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी होती हैं जिन्हें कहते हैं लागत की अवधारणाएं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लागत की अवधारणाएं ही कहते हैं, इंग्लिश में उन्हें कहते हैं 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस। 9 तो कंसेप्ट्स थे और 4 कन्वेंशंस हैं। पहले नाम पढ़ लेते हैं। कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए नाम से भी पता पड़ रहा है, कंसिस्टेंसी यानी कंसिस्टेंस रहना, लगातार एक ही चीज़ को करते जाना। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि आप जो बिजनेस में नियम या रूल्स या नॉर्म्स जो फॉलो कर रहे हो, या जो भी आपका तरीका है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, वो अगले कई अकाउंटिंग पीरियड तक भी सेम ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस अकाउंटिंग पीरियड में एंट्री कर रहे हो उसका तरीका कुछ अलग है, अगली साल जब आई तो आपने तरीका बदल दिया, फिर अगली साल आई आपने तरीका फिर बदल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए कि हाँ, अगर मुझे गुड्स को एंड दिखाना है कॉस्ट पर तो मैं गुड्स को अभी भी कॉस्ट पर दिखाऊंगा, अगली साल भी कॉस्ट पर दिखाऊंगा, उसके बाद भी गुड्स को कॉस्ट पर ही दिखाऊंगा। तो जब हम इन नियमों की बात करते हैं तो इन नियमों को फॉलो किया जाता है बिजनेस द्वारा डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में। और ये क्यों होता है? ये कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी के कारण होता है। अब अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो होगा क्या? हमारे जो इस साल के अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं और हमने उनको बनाने में जो नियम कायदे लगाए हैं और अगले साल हमने वो नियम कायदे चेंज कर दिए, तो हम दोनों सालों के अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि हमारे पहले से लेकर अब में क्या सुधार आया है या क्या हमने और बेकार किया है। ऐसा कुछ पता नहीं पड़ पाएगा क्योंकि हमने नियम कायदे ही बदल दिए हैं। पहले कुछ तरीके से हम बना रहे थे, अब कुछ तरीके से बना रहे हैं। तो इसे रोका जाए इसलिए कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी इसके पीछे काम करती है। द कन्वेंशन थ्योरी देख लेते हैं इसकी एक बार। द कन्वेंशन इन कंसिस्टेंसी convention of consistency is a principle that the same accounting principles should be used for preparing financial statements over a number of time period। यानी डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए हमें सेम ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सेम ही अकाउंटिंग नॉर्म्स को फॉलो करना है। क्योंकि अगर डिफरेंट मेथड्स अगर ऑप्ट किए जाएंगे डिफरेंट टाइम पीरियड में तो कंपैरेटिव एनालिसिस जो है इन पीरियड्स का वो डाउटफुल हो जाएगा। हम क्लियरली नहीं कह पाएंगे कि हम ग्रोथ कर रहे हैं या हम डिक्लाइन कर रहे हैं। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। देखिए कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर नाम से पता पड़ रहा है फुल डिस्क्लोज करना है हमें। यानी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि किसी भी पार्टी के लिए यूज़फुल हो सकता है वो हम बिल्कुल भी छुपा नहीं सकते हैं। हमें क्लियरली वो चीज़ हमारे स्टेटमेंट्स में मेंशन करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे बिजनेस में मैंने शुरू में बताया था कि सेपरेट ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस को अलग माना जाता है और ओनर को अलग माना जाता है। तो ओनर बिजनेस को, हालांकि वास्तव में मालिक तो ओनर ही है, तो उसे पता रहना चाहिए कि भाई मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटी हैं उनको फुल डिस्क्लोज किया जाए। तो केवल ये इतनी सी बात कहता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि यूज़फुल है आउटसाइडर्स के लिए, जिन्होंने बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए, तो उन चीज़ों को क्लियरली मेंशन करना चाहिए, क्लियरली उन्हें दिखाना चाहिए। एक बार लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल स्टेट्स
that all information should be included in an entity's financial statements would affect a reader's understanding of those statement। यानी रीडर उन स्टेटमेंट को पढ़कर जो समझना चाहता है वो समझाने के लिए उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसमें दी जानी चाहिए। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉपरली दिखाना चाहिए। नोट्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी हम किस तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी को हमने चुन रखा है वो बताना चाहिए क्लियर। फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा प्रॉपर होता है वो होना चाहिए। ऑडिटर की रिपोर्ट हमें दिखानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि कहता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कन्वेंशन आती है वो है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। देखिए, फुल डिस्क्लोजर से थोड़ी सी आप कह सकते हो ऑपोजिट है ये कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ये कहती है कि आप बिजनेस में जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रिकॉर्ड करो। जो बिल्कुल माइनर सी हैं जिनका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है उन्हें छोड़ दीजिए आप। जैसे कि मान लीजिए एक बिजनेस होता है तो उसमें हर तरह की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हमें पेन भी चाहिए, पेंसिल भी चाहिए, शार्पनर भी चाहिए, रबर भी चाहिए, पेपर भी चाहिए। तो अगर हम रबर खरीदने गए 5 रुपये का तो हम 5 रुपये की अलग एंट्री करें। हम पेंसिल खरीदने गए, एक पैकेट भी खरीदा पेंसिल का 20 25 30 रोज जितने भी रुपए का है उसकी अलग एंट्री करें। हम पेन खरीदने गए उसकी अलग एंट्री करें, पेपर खरीदने गए उसकी एंट्री अलग करें। तो ये अलग अलग एंट्री करने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हमारे अकाउंट में एंट्रीज आ जाएंगी और ये एंट्रीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोई मतलब की है नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको कंबाइंड कर कर एक स्टेशनरी का नाम दे देते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हम अलग अलग चीज़ों को जो कि बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है उनको कंबाइंड कर कर एक ही नाम से डिनोट कर देते हैं। ये करते हैं हम कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी के तहत। एक बार इसको लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। द मटेरियलिटी कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट द business should include only the important और relevant facts in the financial statements। कि हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, केवल इम्पोर्टेंट और जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उन्हें। मटेरियल फैक्ट्स रेफर टू एनी इंफॉर्मेशन, यानी जब हम मटेरियलिटी की बात कर रहे हैं तो मटेरियलिटी क्या है वो बताया जा रहा है कि मटेरियल फैक्ट्स का मतलब है एनी इंफॉर्मेशन विच, अगर उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए या फिर उसको नहीं लिखा जाए, मिस रिपोर्ट गलत तरीके से लिख दिया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं यूज़र के डिसीजन को। ठीक है, कोई यानी कि कहने का मतलब है मटेरियलिटी में मटेरियल फैक्ट्स का मतलब है कि वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमें दिखानी ही दिखानी है, तो केवल मटेरियलिटी की इंफॉर्मेशन ही दिखाई जाए, ऐसा कहता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। बाकी जो कि बहुत कम इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं जैसे मैंने एग्जांपल दिया उन्हें क्लब कर कर एक ही हेड के अंदर हमें दिखा देना चाहिए। ये होता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस भी कहा जाता है। अब अगर मैं इसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो देखिए, हम जैसे हमारे घर में भी रहते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इस चीज़ पर कम खर्चा करो, हमें कल के लिए बचानी, कल को इस चीज़ के दाम महंगे हो गए तो, या फिर कुछ हम सोचते हैं कि कल को ऐसा हो गया तो हमारे पास सेविंग होनी चाहिए। यानी हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंड लेकर चलते हैं। वही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि बिजनेस में भी कंजर्वेटिव माइंड को थोड़ा थोड़ा जगह पर लाया जाता है। अब वो कैसे देख सकते हैं हम, देखिए पहले आप एग्जाम्पल देखिए। जब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं तो एग्जाम्पल में पहला पॉइंट लिखा है मैंने कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन द कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। हम जब हमारे बिजनेस में कॉस्ट स्टॉक को दिखाते हैं कि हमारे पास इतने रुपए का स्टॉक पड़ा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम या तो उसे कॉस्ट पर दिखाएं कि भाई इतने में हमने ये खरीदा था, या फिर इसको बनाने पर इतना खर्चा हो गया, या फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि मार्केट प्राइस पर दिखाएं कि आज मैं अगर इस स्टॉक को मार्केट में लेकर जाऊं तो वो इतने रुपए में बिक जाएगा, वो मार्केट प्राइस है। हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम होगा उस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव वाला दिमाग हो जाता है कि भाई जब हमको मार्केट में मान लो 10 रुपए में बिक रहा है और हम हमारे उस पर कॉस्ट हुई है 8 रुपए, तो हम उसको 8 रुपए पर ही क्यों दिखा रहे हैं? मार्केट में जब 10 रुपए का बिक रहा है तो 10 पर दिखाओ। लेकिन नहीं, हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसे कम प्राइस पर ही दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट, असेट्स आर शोन एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, यानी असेट्स को किस तरह दिखाया जाता है,
अगर 20,000 रुपये की कोई एसेट्स आज से 3 साल पहले परचेस की गई थी तो उस पर 3 साल डेप्रिशिएशन लगा कर फिर हमारे पास वो वैल्यू हम जो है हमारे अकाउंट्स में दिखाते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़, प्रोवाइड प्रोविजंस ऑन द डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। डेटर्स क्या होते हैं कि हमें जिनसे पैसा एक तरीके से लेना है, हमने उनको माल बेचा लेकिन अभी तक उनसे हमारे पास पैसा नहीं आया है, तो वो एक तरीके से हमारे लिए हो गए डेटर्स। अब हम उनके लिए प्रोविज़न बनाते हैं कि कल को अगर इन डेटर्स ने हमको पैसा नहीं दिया तो हम उसकी कंपनसेशन, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा पैसा अलग से बचा के रखने लगते हैं। तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें हम बिजनेस में करते हैं ये कंजर्वेटिव माइंड को शो करती हैं और इसीलिए इसका नाम पड़ गया है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब अगर हम इसको लैंग्वेज में पढ़ें तो द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस इज अ पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेटिंग पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस बट नॉट फ्यूचर गेन्स। कि ये जो कंजर्वेटिव वाली है ये क्या करता है, ये देखता है कि भाई भविष्य में मुझे ये लॉस हो सकता है, वो ये नहीं देखता कि भविष्य में मुझे, फ्यूचर में मुझे ये प्रॉफिट भी हो सकता है। वो केवल इस पर नज़र रखता है कि भाई कल को हो सकता है कि मुझे यहाँ पर लॉस हो जाए और उसके लिए वो आज ही तैयारी करके रखता है, इसीलिए ये प्रोविज़न वगैरह बनाए जाते हैं। दिस पॉलिसी टेंड्स टू अंडरस्टेट रेदर देन ओवरस्टेट नेट असेट्स एंड नेट इनकम। इसीलिए ये वाली पॉलिसी जो होती है कंजर्वेटिव वाली, इसी के तहत हम हमारी एसेट्स वगैरह जो हैं इनको कम प्राइस पर दिखाते हैं, इनको बढ़े हुए वैल्यू पर नहीं दिखाते हैं। ये बात होती है हमारी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस। तो थैंक यू आप सभी का मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। ये हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट से 9 और कन्वेंशंस थी 4, टोटल 13 थे ये, जो कि हमारे लिए बिल्कुल बेसिक है ये अकाउंटेंसी का। और 11th का एक चैप्टर है। उसके बाद कहीं पर आप जाते हैं कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जहाँ पर कॉमर्स एज अ पार्ट है उस कंपटीशन का, तो वहाँ पर इनमें से क्वेश्चन बनना निश्चित है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।